नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल मीडिया टाइम्स। दोस्तों, जब हम में से कोई भी कानूनी रूप से पीड़ित होता है तो हम न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है या क्राइम होता है तो पीड़ित व्यक्ति न्याय और मदद के लिए सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। और जब पुलिस से भी न्याय नहीं मिलता तो अक्सर कर पीड़ित व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना जाता है कि अब हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। पीड़ित व्यक्ति ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनको कोर्टों पर अटूट विश्वास होता है, शायद कोर्ट से उसे न्याय जरूर मिल जाएगा। जब कोर्ट से न्याय नहीं मिलता या कोर्ट का फैसला 40 से 45 सालों के बाद आता है, अन्याय से पीड़ित व्यक्ति के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उसके न्याय का विश्वास और आशा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मैं आज से लेकर के आया हूं। ग्रुप नरसंहार के एक बड़े केस में कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाने में करीब 44 साल लग गए। सुनने में कितना अजीब और मजाक लग रहा है। कोर्ट का यह जजमेंट न्याय की खिल्ली उड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1981 में डकैत संतोष सिंह और राधेश्याम ने अपने गैंग के साथ गुप्त प्लानिंग से योजनाबद्ध तरीके से पुलिस वर्दी में पूरे गांव को चारों तरफ से घेरकर 24 लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया था और कई को गोली मारकर घायल कर दिया था। गांव में जो भी जहां भी मिला, चाहे बड़ा बच्चा या औरतें, सभी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। जानकारी के मुताबिक संतोष और राधेश्याम गिरोह के 14 लोग पुलिस की वर्दी में जाटो बहोल देवली गांव पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। शाम 4:30 बजे ये गोलीबारी शुरू हुई, जो 4 घंटे तक चलती रही, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। जब मौके पर पुलिस पहुंची तब तक अपराधी भाग चुके थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इस जघन्य हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला की एक कोर्ट ने 24 लोगों के ग्रुप नरसंहार के इस केस में 44 साल के बाद, लगभग 44 साल के बाद अपना अब फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया है। सजा का अनाउंसमेंट अभी करना बाकी है। देवली नरसंहार में राम सेवक रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहां से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ है। न्यायालय में कबूल नहीं किया। न्यायालय में तो वो यही कह रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस आई थी पत्रावली पर, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि राम सेवक, कप्तान, इन लोगों ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, ये सारी चीजें बयानों में आई। न्यायालय में ये निकल के आया कि इन राधे संतोष गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, उसमें ये इन लोगों के लोग गवाह बन गए थे। उसी खुन्नस के पीछे इनको। दोस्तों सोचिए, 44 सालों के बाद आने वाले कोर्ट के इस फैसले का क्या कोई अर्थ रह गया है? शायद इस फैसले का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जघन्य अपराध करने वाले अपराधी धड़ल्ले से अपना पूरा जीवन मजे से जी चुके हैं और बाकी के 13 अपराधी अपना जीवन शांति से जीने के बाद मर भी चुके हैं। तो दूसरी तरफ मृतकों के पीड़ित परिवारों के कई सदस्य न्याय की आशा में भय के खौफ में जीते हुए कई तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब इस कोर्ट के फैसले का मतलब क्या रह गया है? दोस्तों, यह है हमारे स्वतंत्र देश की न्याय प्रणाली। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका सीधा अर्थ है पीड़ितों को न्याय न देना और अपराधियों को खुले छोड़ देना। न्याय का पर्पस ही खत्म हो जाता है। कोर्ट का यह फैसला न्याय और न्याय व्यवस्था का एक बड़ा मजाक और फेलियर है। आइए जानते हैं कि यह जघन्य मामला क्या था। यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के देवली गांव की है। इस हत्याकांड के समय देवली गांव यूपी के मैनपुरी जिले का हिस्सा हुआ करता था। इसी देवली गांव में 18 नवंबर 1981 को
जाटो समाज के 24 लोगों की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी और यह जघन्य ग्रुप हत्याकांड जातीय रंजिश और बदले की भावना से किया गया था। एक जानकारी के अनुसार इस ग्रुप हत्याकांड से पहले जाट और ठाकुर समाज में 10 बीघा जमीन को लेकर एक विवाद भी चल रहा था, यह सुना जाता है। तो वहीं पुलिस की चार्जशीट के अनुसार सामूहिक नरसंहार को अंजाम देने वाले अधिकांश अभियुक्त अगली जाति के थे। पुलिस के मुताबिक पहले संतोष और राधे के साथ कुंवरपाल भी एक ही गिरोह में थे। कुंवरपाल जाटव समुदाय से आते थे। बताया जाता है कि कुंवरपाल की एक अगड़ी जात की महिला से दोस्ती थी। ये बात ठाकुर जात के ही संतोष और राधे को नागवार गुजरी। यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई, ऐसा पुलिस की स्टोरी बताती है। इसके बाद कुंवरपाल की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संतोष और राधे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए थे। संतोष, राधे और बाकी अभियुक्तों को शक था कि उनके गैंग के इन 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के पीछे इलाके के जाटो जात के लोगों का हाथ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, बलिदान हो जाएंगे। सजा हुई है, अब क्या कहोगे? सजा हुई है, क्या कहना चाह रहे हो? सजा हुई है आपकी, हो जाने दो, हम कुर्बान हो जाएंगे। सजा हुई है, क्या कहना चाह रहे हो? चुप सुनो, चुप रहो, पक्का आप खामोश रहो। जो कहना है मुझे कहने दो। गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की, माँ की कोख में दाग नहीं लगने गए, आगे देखेंगे, हम भी कुर्बान हो जाएंगे। पुलिस की थ्योरी कुछ भी रही हो, लेकिन निहत्ते जाटव समाज के लोगों का इतनी बड़ी संख्या में ग्रुप नरसंहार प्री प्लान के साथ धोखे से अचानक हमला करना था। एक बड़ी साजिश के तहत जातीय रंजिश के चलते ठाकुर जात के बदमाशों ने बदले की भावना से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस गांव के कुछ चश्मदीदों ने इस जघन हत्याकांड की दर्दनाक दास्तां को बयां किया है। भूप सिंह इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, जो उस वक्त 25 साल के थे, अब 70 साल के हो चुके हैं। वो बताते हैं कि वारदात के बाद दलित समाज के लोगों ने दिहुली गांव से पलायन करना शुरू कर दिया था। गांव में इतना बड़ा खौफ था, लेकिन सरकार के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गांव में कैंप लगाकर रहने लगे थे। घटना के बाद कई महीनों तक पुलिस और पीएससी गांव में तैनात रही थी और लोगों से गांव में ही रुकने की अपील कर रही थी। सोचिए लोगों में कितना बड़ा खौफ रहा होगा। इस हत्याकांड की एक और चश्मदीद चमेली देवी अब तकरीबन 80 साल की हैं। वो कहती हैं कि अचानक गोलियां चलने लगी, मैं भागने लगी, देखा कि रास्ते में कई लोग गोली लगने से जमीन पर पड़े हुए हैं। मैं छत पर भागी, लेकिन मेरे पैर में गोली लग गई थी, तो मैं और मेरा बच्चा छत से गिरकर घायल हो गए थे। बहुत बड़ी घटना थी। उन्होंने औरतों, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा, जो मिला उसको मार दिया था। वहीं एक और चश्मदीद के मुताबिक गिरोह ने पूरे जाटो मोहल्ले को चारों तरफ से घेर रखा था, जो दिखाई देता उसको गोली मार देते थे। मृतकों के शव दूसरे दिन ट्रैक्टर पर लादकर मैनपुरी भेजे गए थे। वहां 4 डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था। सोचिए उस समय की घटना कितनी दर्दनाक और हृदय विदारक रही होगी। मैं यहां यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि इस केस को हाई कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में 1984 में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1984 से लेकर अक्टूबर 2024 तक इस केस में वहां पर ट्रायल चला था। इसके बाद केस को फिर से मैनपुरी डकैती कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। दोस्तों सोचिए 44 सालों के बाद आने वाले कोर्ट के इस फैसले का क्या कोई अब अर्थ रह जाता है? शायद इस फैसले का कोई पर्पस ही नहीं रह जाता। जघन्य अपराध करने वाले अपराधी धड़ल्ले से अपना
पूरा जीवन मजे से जी चुके हैं, तो वहीं 13 अपराधी अपना जीवन चैन से जीने के बाद मर भी चुके हैं। सोचिए, ये हमारे स्वतंत्र भारत की न्याय व्यवस्था है जिसे इतने बड़े जघन्य ग्रुप हत्याकांड के केस का फैसला सुनाने में 44 साल लग जाते हैं। ऐसी हत्याकांडों के मृतकों के परिजन जीवन भर सदमे और भय में जीते हैं और न्याय के लिए कोर्टों की तरफ टकटकी लगाए उनका सारा जीवन गुजर जाता है, लेकिन न्याय तो नहीं मिलता, बल्कि सदमा और खौफ भरी जिंदगी जरूर मिलती है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी अमूमन कुछ महीनों या 1-2 साल में जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं और आराम से बाकी की जिंदगी जी लेते हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला 40 से 45 साल से पहले आने की आशा ही नहीं होती। यह सब देखकर अपराध करने वाले दूसरे अपराधियों के दिमाग में भी कानून का कोई भय नहीं रहता, बल्कि उन्हें अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है। बाकी की कोर्ट कसर हमारे देश की पुलिस कोर्ट में केस जाने से पहले ही निकाल देती है। पुलिस भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव के चलते घटना के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केसों को इतना कमजोर बना देती है कि अपराधी कुछ समय के बाद ही जेल से जमानत पर बाहर आ जाते हैं और केस में बरी भी हो जाते हैं। बात बड़ी साफ है कि जब अपराधी को अपराध करने की सजा ही नहीं मिलेगी तो उसे डर किस बात का होगा। वह अपराध बार बार करेगा, यह देखकर दूसरे लोग भी अपराध करने से नहीं डरेंगे। हालांकि हमारी देश की पुलिस से तो आम आदमी का विश्वास ही उठ चुका है, लेकिन देश के कोर्टों में थोड़ा बहुत विश्वास बचा भी है, तो वो भी जल्दी खत्म हो सकता है अगर हमारी न्याय व्यवस्था का यही हाल रहा तो। इसलिए पुलिस के भ्रष्ट, बदहाल और सड़े गले हुए सिस्टम को सुधारने और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और पूर्वाग्रह से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। और सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेशों की, समस्त जनता के प्रति एक निष्पक्ष और ईमानदार दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।